हेलो दोस्तों, प्रिया हिस्टोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आप लोगों के लिए एनसीईआरटी की सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसमें मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी को अच्छे से कंप्लीट करा दिया है और अब हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी के समापन के कगार पर है। ठीक है, क्लास 7 की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 पर आए हैं। देखिए, आज से हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 8। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आपको पता है कि जो चैप्टर नंबर क्लास 6 की एनसीईआरटी वो टोटली एंशियंट इंडिया पे बेस्ड है। ठीक है, प्राचीन भारत पे निर्भर करती है। लेकिन मिडिवल जो कि क्लास 7 की एनसीईआरटी है वो पूरी की पूरी मिडिवल हिस्ट्री है। ठीक है, तो देखते हैं। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। आप यह भी देखें कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। ये मानचित्र यह दर्शाता है कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समयांतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पर 1760 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी से 1761 तक पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ, क्या बोला जा रहा है कि हम लोग को देखना है मानचित्र 1 और 2। क्यों बोला है मानचित्र 1, 2 देखने के लिए? क्योंकि जब हम मानचित्र 1 और 2 देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि कुछ ऐसी घटनाएं घटी ना कि बहुत सारे राज्य अस्तित्व में आए। दिख रहा है, मालवा, गुजरात, बड़ौदा, बंगाल, ये सारे बहुत सारे राज्य अस्तित्व में आए। उसका रीज़न क्या था दोस्तों? तो वो घटनाएं क्या थी? आपको पता है कि 14, 15, 1600 में मुगल साम्राज्य का ही बोलबाला था, मुगल साम्राज्य स्थापित था। ठीक है, लेकिन मुगल साम्राज्य बोलते हैं ना कि हर सत्ता का एक ना एक दिन पतन जरूर होता है। तो वही देखने को मिला कि जब आखिरी शासक आया औरंगजेब, तो उसके टाइम पे यह देखने को मिला कि औरंगजेब तक तो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन जैसे ही औरंगजेब के पीछे के जो वंशज आने लगे वो मुगल इतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे, जिसका परिणाम यह देखने को मिला। क्या हुआ कि जो मुगल साम्राज्य की सत्ता थी धीरे धीरे उसका पतन होने लगा और उसकी जगह पर कई बहुत बड़े बड़े राज्य स्थापित होने लगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग ना किसके बारे में पढ़ेंगे? पानीपत की लड़ाई कब हुई? आपने सुना होगा, अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी। ठीक है, औरंगजेब के बाद क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का अंत कहाँ माना जाता है, ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी। मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। ठीक है, अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था। फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के किस प्रकार संकट खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। क्या वो हमने देखा था? कौन से? चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 क्या था दोस्तों? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इससे मुझे पता चलते रहेगा कि आप लोग रिवीजन कर रहे हो साथ साथ में और मेरी वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो क्या बोला गया? अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। वो कारण क्या थे? बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में, कहाँ पे दोस्तों? दक्कन से लंबी लड़ाई लड़ते हुए, मान लो ये हमारा भारत देश है। ठीक है, तो ये हमारा भारत देश है, तो ये है साउथ, एक मिनट, ये है साउथ, इसको कहते हैं दक्कन। तो औरंगजेब जो था वो दक्कन से लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य की सैन्य वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि कोई भी साम्राज्य, कोई भी सत्ता का पतन कब होता है? जब वो साम्राज्य, ठीक है, साम्राज्य, एक मिनट, देश का विकास करने के लिए वो संपूर्ण सेना लगा दे, सेना को खत्म कर दे, या उस देश में वित्तीय व्यवस्था चरमरा जाए, या तो वहाँ की कृषि पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, या कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा आए जिस वजह से वहाँ पर सभी प्रकार की समस्या देखने को मिले। तो इन सब कारणों से क्या होता है?
समस्या देखने को मिलती है। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। ठीक है दोस्तों, मनसबदार क्या है, सूबेदार क्या है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से बता दी थी, लेकिन अब आपका काम ये है कि इसे जानना, ओके, रिवीजन करना, और आपको रिवीजन करोगे तो आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। तो क्या बोला गया दोस्तों, जब औरंगजेब था उसने लड़ाई लड़कर पूरी तरह से सैन्य व्यवस्था को खत्म कर दिया था, वित्तीय व्यवस्था को खर्च कर दिया था। ठीक है, और क्या हुआ कि आपको पता है मनसबदार होते थे। अकबर के टाइम से ये प्रथा शुरू हुई थी। जब मुगल सम्राट जो होते थे ना, एक मिनट, ही क्या हो गया, जब मुगल सम्राट थे वो उनका कोई सैनिक अच्छा काम करता था तो सैनिक को वेतन के बदले में एक प्रांत दे दिया जाता था, उसे सूबा भी कहा जाता है। ठीक है, मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्र पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। एक बात बताती हूँ, ठीक है, मान लो एक साम्राज्य है। क्या है दोस्तों? साम्राज्य है। इस साम्राज्य में बहुत छोटी छोटी ज़मीनें हैं। ठीक है, बहुत सारी ज़मीनें, ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी ज़मीनें हैं। राजा क्या करता है? राजा ये करता है कि जब भी कोई सैनिक अच्छा काम करता है तो उसमें से एक सूबा या एक प्रांत उस सैनिक को दे देता है, जो कि क्या बन जाता है फिर? सूबेदार बन जाता है या तो मनसबदार बन जाता है। ठीक है, तो क्या होते गया, अब सारी ज़मीनें तो चली गई किसके पास दोस्तों? ये सारी मान लो ये ज़मीनें थी, ये किसके पास चली गई? सूबेदार के पास चली गई या तो मनसबदार के पास चली गई। मतलब अब राजा के पास ज़मीनें नहीं रहीं, तो सूबेदार लोग क्या करते थे? ये ज़मीन से ज़्यादा कर वसूल करते थे। तो इनकम किसकी बढ़ी? सूबेदार की और मनसबदार की। लॉस किसको हुआ? राजा को लॉस होता था। राजा को क्या हानि हुई कि अब राजा के राजस्व में क्या आने लगी? कमी आने लगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मान लो कोई एक साम्राज्य था, उसमें बहुत सारी भूमि थी, बहुत सारी ज़मीन थी। राजा क्या करता था कि जिस व्यक्ति को जो व्यक्ति सबसे अच्छा काम करता था उसे ज़मीन दे देता था। इस लालच में लोग ज़्यादा अच्छा काम करने लगे और लोग क्या बनते गए? मनसबदार बनते गए। और एक ऐसा समय आया कि जो मनसबदार थे और सूबेदार थे, ये लोग ही एक प्रांतीय सत्ता के रूप में खड़े होने लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में नए हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोहों और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश से थी। क्या हुआ? अब राजस्व की कमी हो गई। उसका सामना किसको करना पड़ा? किसानों को। क्यों? किसानों से अब क्या होने लगा कि राजा कहते थे कि अब हमें तो कर वसूली चाहिए, कैसे भी उन्हें अपना कर इकट्ठा करना, राजस्व चाहिए होता था। राजा ने क्या किया? किसानों के लिए कर बढ़ा दिया। अब किसान लोग आंदोलन करने लगे कि क्यों हमसे ही कर बढ़ाया जाए। हम एक तो हमारे पास थोड़ी सी ज़मीन है, उसमें भी हम खेती करते हैं, हमें थोड़ा ही आय होता है, वो भी आधा से ज़्यादा हिस्सा राजा कर के रूप में ले लेते हैं। तो मुगल साम्राज्य में ये भी समस्या देखने को मिली। जब भी पतन के बारे में पूछा जाए ना दोस्तों, तो आप ये कारण लिख सकते हो कि ऐसा और क्या कारण था कि मुगल साम्राज्य में परेशानियां देखने को मिली अंत समय में। तो एक तो किसानों का भी उनको विरुद्ध सहना पड़ा। कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। ठीक है, अब मुगल साम्राज्य जो थे, मुगल सम्राट थे, उनको क्या हो रहा है, एक मिनट, हाँ, जो मुगल सम्राट थे, ठीक है, उनको और कौन कौन सी समस्या देखने को मिली? तो उनको ये देखने को मिला कि जो भी आर्थिक संसाधन थे
सॉरी, जो भी मुग़ल साम्राज्य को ये समस्या देखने के लिए मिली कि बहुत सारे विद्रोही, बोलते हैं ना कि जब आप अच्छा काम करते रहते हो तो आपके विद्रोही दुश्मन भी बहुत सारे खड़े हो जाते हैं, तो उन सारे दुश्मनों का सामना भी करना पड़ा। और उन दुश्मनों का सिर्फ एक ही मकसद था कि मुग़ल साम्राज्य में जितना भी आर्थिक संसाधन है, जितनी भी वित्तीय व्यवस्था है, सबको तहस-नहस करना या फिर सबको अपने काम के लिए इस्तेमाल करना। धीरे धीरे राजनैतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदार, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी। औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को न रोक पाए। ठीक है, इसके उत्तराधिकारी नहीं रोक पाए औरंगजेब के। मैंने कहा ना, औरंगजेब तक तो सत्ता सही थी, अच्छे से चल रही थी, क्योंकि औरंगजेब को ना बहुत ही क्रूर शासक माना जाता है, बहुत ही डिसिप्लिन वाला शासक था वो, ऐसा कहा जाता है। इतिहास कहता है कि औरंगजेब क्रूर था, बहुत ही अनुशासन बरता के रखता था। ठीक है, और बहुत ही इस्लाम को ज़्यादा वो महत्व देता था हिंदू के कंपैरिजन में। और जैसा कि आप देखोगे कि अकबर के काल में हिंदुओं को संरक्षण मिला था, लेकिन औरंगजेब के काल तक आते आते उनको संरक्षण मिलना भी बंद हो गया था। आगे आते हैं। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। अब मेन आते हैं कौन? नादिर शाह। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों, हर एग्जाम इनके बारे में पूछा जाता है। अगर आप लोगों ने नोटबुक बनाई है तो नोट्स बना लीजिए, नहीं बनाई है तो बुक में अपने अंडरलाइन कर लीजिए। अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लेक्चर सुन रहे हो, तो सुनने से भी आप लोगों को सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, रिकॉल कर लेते हैं एक बार। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक ये पढ़ा कि कैसे मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है और धीरे धीरे उनके ही बिहाफ में, उनकी जगह पर बहुत सारी सत्ताएं खड़ी हो रही हैं। और कैसे हो रही है वो भी बताया मैंने, कि मनसबदार, सूबेदार उनके अगेंस्ट में खड़े हो रहे, किसान खड़े हो रहे, और जो अन्य विद्रोही हैं वो सभी लोग मुगल साम्राज्य के अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं। अब एक और संकट आता है, आर्थिक संकट तो आ ही रहा था, अब राजनीतिक संकट भी आया। क्या? कि ईरान का एक शासक था नादिर शाह। 1739 में उसने कहाँ पे आक्रमण किया? दिल्ली पर आक्रमण किया। और आपको पता ना, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली जो है बहुत ही, एक मिनट, महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे आपको मुगल काल की पूरी व्यवस्था देखने को मिलेगी। पूरा मुगल काल बसा है, ऐसा माना जाता है दिल्ली सल्तनत में। और संपूर्ण नगर को नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूट कर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। ठीक है, याद रखना, क्रम याद रखना। 1739 में नादिर शाह आया, उसके बाद 1748 से लेके 1761 तक, 1761 तक कौन? उत्तर भारत, जो भी हमारा ये उत्तर भारत है ना दोस्तों, इस पे क्या हुआ? आक्रमण ही देखने को मिला। किसका? इनका, नादिर शाह का और अब्दुल शाह, ये अहमद शाह अब्दाली का। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण देखते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन किया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई गई दोस्तों कि कैसे मुगल काल में क्या था, ये नादिर शाह ने आक्रमण करके कैसे कैसे सारी चीज़ें तहस नहस की थी। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता ने उसे और भी कमज़ोर बना डाला। ये अभिजात दो बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी, तुर्क मूल के। काफ़ी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। क्या हुआ कि मान लो ये कोई साम्राज्य है, ठीक है, इस पे एक राजा ने आक्रमण किया। ठीक है, राजा ने आक्रमण किया, अगर वो जीत जाता है तो जो यहाँ का राजा था उसे इस राजा का कठपुतली बनकर रहना पड़ेगा। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाहों फर्रुखशियर और आलमगीर द्वितीय 1754 और 59 की हत्या हो गई। सबसे शर्मनाक कब हुआ? जब फर्रुखशियर और आलमगीर द्वितीय की क्या हो गई? हत्या। 1754 से 1759 में हत्या हो गई। दो अन्य बादशाह अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। किसको किसको? शाह आलम द्वितीय को और अहमद शाह को। इन दोनों जन को क्या कर दिया? उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। क्या हुआ? ये जो शाह आलम द्वितीय है, कौन दोस्तों? शाह आलम द्वितीय,
और अहमद शाह। इन दोनों के बीच में क्या देखने को मिला? बहुत ही, इन दोनों ने क्या किया? मुगल बादशाह जो थे, कौन? फर्रुखशियर और आलमगीर द्वितीय, इनको क्या कर दिया? अंधा कर दिया। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदार और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। ठीक है, अब आगे से आएगा राजपूत। यहाँ से भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट सेशन में मैं आपको राजपूतों के बारे में पढ़ाऊँगी। फिर धीरे धीरे करके हम लोग कल तक में क्लास 7 की जो NCERT है उसको कंप्लीट कर लेंगे। या तो एक काम करते हैं, राजपूत तक कंप्लीट कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ है राजपूत। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। कौन कौन? राजपूत। आपने देखा होगा, अगर आपने जोधा अकबर सीरियल या मूवी देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो में अंबर थे और जोधपुर, ऐसे बहुत सारे राजपूत घराने थे जो कि मुगल सेवा में कार्यरत थे। अगर आप जोधा अकबर देखोगे तो आमेर के राजा वो उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी किसको? अकबर को। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटिया राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। क्या होता था? ये जो राजपूत राजा था ये सोचते थे कि हम लोगों को अगर मुगल सत्ता में कुछ पद पे मिल जाए तो हमें बहुत सारा आय मिल जाएगा। ठीक है, तो वो बहुत हाथ पांव मारते थे कि कैसे हम मुगल साम्राज्य में स्थापित हो सके। इस प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात, मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। ठीक है, ये जो राजपूत घराने थे इन्होंने कहाँ के सूबे का दावा किया? मालवा और गुजरात के। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। ठीक है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर आप कहोगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, तो ये रहा, यहीं से आते हैं दोस्तों, कि जो राजा जयसिंह थे उनको मालवा की सूबेदारी मिली, और जो जोधपुर के राजा थे, ठीक है, दो जगह के राजा थे, एक जोधपुर के, एक अंबर के। जोधपुर के राजा कौन थे? अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी मिली, और अंबर के राजा थे सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिली। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं की इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, कहाँ के राजघराने ने? जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। अंबर ने कहाँ पे कब्जा किया? बूंदी के हिस्सों पर। बताओ मुझे आप कमेंट सेक्शन में कि अंबर के राजा कौन थे। अभी मैंने ऊपर ही पढ़ाया आप लोग को, और उन्हें कहाँ की सूबेदारी दी गई थी। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की। उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी। 1740 के दशक से राजस्थानों में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका विस्तार आगे होने से रुक गया। ठीक है, ये लोग आगे बढ़ रहे थे, जो राजपुताना थे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मुगलों ने इन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। इनका आगे का रास्ता इन्होंने रोक लिया, और कैसे रोका वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दो लोग मेन थे। एक तो जोधपुर के राजा अजीत सिंह थे, जिनको गुजरात की राजधानी मिली है। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो कि जोधपुर, ठीक है, कि राजा अजीत सिंह को गुजरात, जोधपुर में भी जा आता है और अजीत सिंह में भी जा आता है, गुजरात में भी जाता है। तो जैसे आप ना ये ट्रिक से याद रख सकते हो कि जोधपुर के राजा अजीत सिंह को कहाँ की? गुजरात की। और अंबर के राजा सवाई जय सिंह को मालवा की राजधानी मिली थी। ठीक है,
यहाँ पे हमारा ख़त्म तो नहीं होता है, लेकिन कल तक में हमारा क्लास 7 की एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग क्लास 8 की एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करेंगे। मुझे बस दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि आप लोगों को क्या करना है, बस मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ में मैं आपको बोलूँगी ना कि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, और मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह के बहुत सारी वीडियोज़ लाऊँ। दोस्तों आपको पता नहीं होगा कि मुझे हिस्ट्री में बहुत अच्छा लगता है। पहले तो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ाने में और बहुत ही मज़ा आता है। मैंने मास्टर्स किया हुआ है हिस्ट्री से। वैसे तो मैंने बहुत सारी पढ़ाइयाँ की हुई है, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। मेरा एम यही है कि मेरे लेक्चर्स की मदद से आप लोगों को सारी नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट में मिले, ठीक है। और ऐसी आपको पता होगा ना कि ये लोग एनसीईआरटी का कोर्स परचेज़ करते हैं तो उनको वो कंटेंट नहीं मिलता, बट मेरा एम यही है प्रिया हिस्टोलॉजी का कि आप लोगों को हिस्ट्री की सारी चीज़ें अच्छे से एक ही जगह पर मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। ओके, गुड बाय, टेक केयर। ओके, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।